हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल में। हम हमारी इस सीरीज के अंदर सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज हमारा पेपर है दिसंबर 2017। तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The cost accounting standard 15 is a cost accounting standard on, मतलब CAS 15 किस चीज के साथ डील करता है। तो सर बात करें, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। सर एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए जो CS है वो है 7, ठीक है। यूटिलिटी के लिए है 8, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए है 14 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है 15। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा D 15। ओके, देखो जब भी आप पढ़ो ना तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी अपन ने ये पढ़ा, अब मैं आपको सीधा कह सकता था कि CS 15 जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करता है, पर आप ऐसे पढ़िए जिससे आपका क्या रिवीजन होता रहेगा कि जो ऑप्शन हमारा सही नहीं है वो कहाँ आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में इनको भी पढ़िए। आगे लिखा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट cost auditor and conduct of a audit in accordance with the cost auditing standard is deals in, ठीक है। आप देख पाएंगे हमने जितने सारे पेपर कर लिए, हर पेपर में CAS का नाम और कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम तो डेफिनेटली पूछा ही जा रहा है। तो आपके शॉर्ट 2, 4, 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे अगर आप कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद कर लेते हैं तो। तो सर यहाँ पे चारों स्टैंडर्ड दे दिए, कौन सा डील करता है। तो अगेन मैं यहाँ पे वही तरीका लगाऊंगा। सर फर्स्ट जो है वो प्लानिंग के साथ डील करता है, सेकंड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ डील करता है, थर्ड जो है वो इंडिपेंडेंस के साथ डील करता है, ठीक है, और फोर्थ जो है वो नॉलेज ऑफ एंटिटी के साथ डील करता है। हमसे पूछा सर इंडिपेंडेंस के साथ डील कौन करता है, तो आंसर इज 103 डील करता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपनी engaged in the construction business is covered under the company's cost records and audit rules 2014 but does not include, ऐसी कौन सी इनमें से कंपनी है या कौन सा काम है जो कोस्ट CRA रूल्स 2014 में कवर नहीं होता है। आउटसोर्सिंग बाय ए सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, एक कंपनी वर्किंग ऑन BOT मतलब बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, मतलब बनाते हैं, चलाते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, और ए कंपनी वर्किंग इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ए प्रोजेक्ट अंडरटेकन एज EPC इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो सर देखिए वैसे तो इसमें सारी चीज़ें ही शामिल होती है, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस सब शामिल होता है, बट अगर आपका जो ऑपरेशन है वो सेज में होता है तो आपके ऊपर जो है कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। रूल 4 ने सेज को अलग कर रखा है। रूल 4 जो है CRA रूल्स का, अकॉर्डिंग टू दैट कि जो कंपनी सेज में ऑपरेट करती है उसे कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा C। हालांकि स्पेसिफिकली ऐसा नहीं पूछा कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है या ये, पर रूल 4 इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है, दैट्स वाई हमारा आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा C। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। नेट सेल्स दे रखी है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रखा है, अदर इनकम भी दे रखी है, एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश स्टॉक दे रखा है +95, मटेरियल दे रखा है 634, सैलरी 425, ओवरहेड 101.8 एंड टैक्सेस 52.6। द वैल्यू एडेड एज पर रूल्स, वैल्यू एडेड बताना है आपको। तो वैल्यू एडेड के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, क्या है मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं कि नेट सेल्स लेते हैं हम, ठीक है। नेट सेल्स में हम ऐड करते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव या एक्सपोर्ट से कोई इनकम हो रही है इस टाइप की, और कोई भी ऑपरेटिंग इनकम है वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब ये टोटल इनकम आ जाती है इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ बिम्स, मतलब बोट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, जो भी हम मटेरियल और सर्विसेज लेके आए हैं उनकी कॉस्ट हम यहाँ से कम कर देते हैं। तो जो बचता है वो बचता है वैल्यू एडेड, ठीक है। इसमें से हम 5 लोगों के खर्चे कम नहीं करते हैं, जिसमें एम्प्लॉय का खर्चा हम कम नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग होल टाइम डायरेक्टर,
ठीक है। गवर्नमेंट के टैक्सेस हम कम नहीं करते हैं जो हम गवर्नमेंट को सीधे तौर पे दे रहे हैं। उसके अलावा मनी लेंडर जो है लॉन्ग टर्म मनी प्रोवाइडर्स हैं उनका इंटरेस्ट हम कम नहीं करते हैं, शेयर होल्डर का डिविडेंड हम कम नहीं करते हैं, और एंटिटी के लिए डेप्रिसिएशन और रिटेन अर्निंग जैसी चीज़ें हम कम नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। सेल्स दे रखी है सर 1250 ले लेते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव 85 ले लेते हैं। अदर इनकम यहाँ पे नहीं जुड़ती है क्योंकि ये वैल्यू एडेड निकलने के बाद एड ऑन होती है जिसको हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं होगी। फिर ये तो टोटल आ गया सर। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स ये भी यहीं पे आ जाता है, ऑपरेटिंग है। कई बार क्या होता है कि ऐसे बोल देते हैं कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक से इतनी ज़्यादा है या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक से इतनी ज़्यादा है, तो वो भी ऑपरेटिंग आइटम ही है एक तरीके का, क्योंकि किस में आता है वो ट्रेडिंग में आता है, तो वो भी हम यहाँ पे एडलेस कर देंगे। तो स्टॉक का एडजस्टमेंट ये है नेट सेल्स, ठीक है, ये है एक्सपोर्ट, और ये आ गया स्टॉक का एडजस्टमेंट 95 प्लस का है, ठीक है। आगे लिखा है मटेरियल। अब खर्चे आ गए, खर्चे बाद में करने हैं, पहले हमें टोटल करना है। तो ये आ जाएगा 1430, ये आ गई हमारी टोटल रेवेन्यू। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ बिम्स माइनस करेंगे तो सबसे पहला खर्चा हम लेस कर देंगे मटेरियल का 634, मटेरियल कम कर देंगे। सैलरी नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय होती है, तो इसलिए सैलरी को हम लेस नहीं करेंगे। ओवरहेड को लेस कर देंगे हम 101.8 ओवरहेड, क्योंकि ये उन पांचों में से किसी के लिए नहीं होता जिसको हम अलग कर रहे हैं। टैक्स गवर्नमेंट के लिए जाता है तो इसलिए टैक्स को लेस नहीं करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा सही जवाब। देखिए 1250 प्लस 85 प्लस 95 1430, ये तो आ गई हमारी रेवेन्यू, माइनस 634 माइनस 101.8, तो ये आ रहा है 694.2, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सजेस्टेड आंसर में एक गलती कर रखी है, क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे मैच नहीं होगा। क्या कर रखा है सजेस्टेड आंसर में 101.8 जो है ओवरहेड्स, इनको लेस नहीं कर रखा, जबकि इनको लेस ना करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ये डेफिनेटली लेस होंगे। क्योंकि अगर सजेस्टेड आंसर कहता है कि भैया ओवरहेड को लेस मत करो, तो भैया बुक में जितने क्वेश्चन है वो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। बुक में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि सब में ओवरहेड लेस हो रखा है और कंसेप्चुअली होना भी चाहिए। तो इसलिए हमें इसका आंसर चेंज करना होगा, हम लिखेंगे 694.2। ओके, तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आंसर हो सकता है कुछ मतलब अलग निकाला होगा, कुछ और होगा, पर प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है 694.2। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 35,000 रुपये, जॉब चार्जेस 20,000 रुपये, स्पेशल डिजाइन चार्जेस 20,000 रुपये, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 27,000 रुपये, ट्रेवलिंग टू अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग उसी चीज़ के लिए 25,000 रुपये। तो CS10 के हिसाब से आपको बतानी है डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है। तो सर देखो, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हमें ये पता होता है कि कोई कॉस्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगी है तो वो डायरेक्ट बन जाती है ना। जब हमें पता होता है ना कि कोई खर्चा, देखो डायरेक्ट मटेरियल अलग हो जाता है, डायरेक्ट लेबर अलग हो जाता है, उसके अलावा कोई भी खर्चा किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए लगता है, पर्टिकुलर काम के लिए लगता है, तो वो डायरेक्ट होता है। यहाँ पे रॉयल्टी है, पर्टिकुलर है, तो जोड़ दीजिए। जॉब चार्जेस पर्टिकुलर ही होते हैं, स्पेशल डिजाइन उसी के लिए करवाया, ये भी पर्टिकुलर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, उसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराया, और उसी की ट्रेनिंग लेने के लिए अब्रॉड गए। तो सारा ही जोड़ दीजिए आप, जो भी अमाउंट आता है आपका, तो आ जाएगा 35,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 27,000 और प्लस 25,000, 1,27,000। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1,27,000। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड फॉर द बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। देखो कितना आसान है, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आने वाले पेपर में आपको कितनी मदद मिल सकती है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप याद कर लिए होंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटीज इज इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल केस और पार्टली इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू CAS 7 आपको बताना है कि इस कॉस्ट को हम जो पेनल्टी लगती है उसको ऐड करेंगे क्या। तो जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे तो कॉमन पॉइंट पढ़ा था कि सर किसी भी तरीके की फाइन पेनल्टी जो है वो किसी भी कॉस्ट में ऐड ऑन नहीं होती है। हालांकि कुछ पेनल्टियां हैं जो कंपनसेंट्री इन नेचर होती है, उनको हम ऐड कर देते हैं, पर यहाँ पे पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटी जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा बी एक्सक्लूडेड। आंसर क्या हो जाएगा? बी एक्सक्लूडेड। ओके, चलिए सर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइटम अपीयर्स ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? रिकंसिलिएशन टॉपिक का क्वेश्चन है कि सर ऐसा कौन सा आइटम है जो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आता है, फाइनेंस में नहीं आता। प्रॉफिट सेल ऑफ असेट फाइनेंस में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंस में आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंस में आता है, नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फाइनेंस में नहीं आता है, ये किस में आता है? सिर्फ कॉस्ट में आता है। क्योंकि देखो क्या होता है, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पास्ट डेटा पे चलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पास्ट डेटा पे चलते हैं, मतलब जो हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जबकि जो कॉस्ट है वो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पे चलता है, मतलब वो एस्टिमेटेड चीजों को भी शामिल करता है। तो जो नॉशनल कॉस्ट है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए सर। 9, ऐसी कौन सी ऑडिट है या कौन सा एनालिसिस है जिसमें सभी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को या सभी रिसोर्सेज को इवैल्यूएट किया जाता है? ऐसी कौन सा एनालिसिस है जिसमें सारे रिसोर्सेज शामिल हो जाते हैं? देखिए कैपेसिटी सारे रिसोर्सेज की नहीं होती, मशीनरी, लेबर, जो आपका स्ट्रक्चर है, मतलब कितना बड़ा सेटअप है आपका, उसका ही एनालिसिस करता है, वो सारे रिसोर्सेज का एनालिसिस नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी भी सारे का नहीं करती, एनर्जी सिर्फ उन्हीं का करती है जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिसमें एनर्जी सेविंग या एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह चेक करनी होती है, उन्हीं रिसोर्सेज के लिए ये काम में आता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, यस प्रोडक्टिविटी हर एक रिसोर्सेज की निकाली जा सकती है, तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो सारे रिसोर्सेज पे अप्लाई हो जाता है? तो भाई कैपेसिटी तो जैसे मशीन की कैपेसिटी, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी तो उन्हीं पे आता है, बाकी सब पे तो नहीं आता। एनर्जी, जो एनर्जी से चलने वाले इक्विपमेंट्स है उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं इंसान की एनर्जी कैलकुलेट करें, ऐसा तो है नहीं, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। पर प्रोडक्टिविटी है वो हर इंसान की, हर मशीन की, हर पैसे की, हर चीज़ की निकाली जा सकती है, तो दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। ठीक है, एफिशिएंसी भी सभी की कैलकुलेट नहीं की जाती है, एफिशिएंसी भी सबकी कैलकुलेट नहीं की जाती है, तो दैट्स वाई सी हमारा सही जवाब रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, ए मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज पर सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से इनमें से कौन सा मिसकंडक्ट नहीं है प्रैक्टिसिंग पर्सन के लिए? He or she failed to invite attention to any material departure from the generally accepted procedure of costing। ये तो है, ये तो सेकेंड शेड्यूल में है। ठीक है, he or she does not exercise due diligence or grossly negligent in the conduct of her professional duty, ये भी है सेकेंड में। ठीक है, he or she failed to report a material misstatement known to him to appear in a cost or pricing statement with which he or she is concerned in a professional capacity, ये भी है। In the opinion of counsel, he or she bring disrepute to the profession or the institute as well as of result of his or her action, whether or not related to his or her professional work। ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट शेड्यूल में है। ऐसा नहीं है कि ये मिसकंडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मिसकंडक्ट नहीं है, मिसकंडक्ट है, पर शेड्यूल सेकंड में ना होकर शेड्यूल फर्स्ट में आता है ये। ठीक है, तो ये आपको मैंने बोला था कि सारे शेड्यूल में लाइन से आपको याद करना है कि किस शेड्यूल के किस पार्ट में कौन सा मिसकंडक्ट आता है। एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी आपको कि कमीशन लेना, कमीशन देना, नाम का इस्तेमाल करना, करने देना, है ना, रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, ये सब फर्स्ट में है। सेकंड में आता है गलत इन्फॉर्मेशन जारी करना, गलत इन्फॉर्मेशन पे साइन करना, गलत डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, इस तरीके के जो है वो कहाँ पे आते हैं? सेकंड में आते हैं। हालांकि आपको याद करने, इनको तुक्का नहीं लगाना है। ओके,
चले भाई, तो ये हो गया हमारा दिसंबर 2017 का पेपर। आई होप ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा और आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि यस मैंने पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो फ्यूचर ईयर में आने वाले क्वेश्चन भी कर लूंगा, ठीक है, या कर लूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, थैंक यू।